This is my podcast, which is sponsored by Arvind Prabhu. Feel free to reach out to him for best financial advice for a guaranteed wealthy life. You can also check out his podcast, link which I have shared in this video description. तो सर अभी जैसे कि आपने काफी स्ट्रॉन्ग केसेस उठाए हैं, जैसे कि बहुत सारे ब्रिजेस को लेकर, रोड्स को लेकर, फुटपाथ्स को लेकर या इलीगल हॉकर्स को लेकर, क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी ने कभी थ्रेटन किया है? And I believe in spirituality, having all the bad habits of a common man. I have a great passion towards criminal law. It was a loss of the transport division, which was illegally collected from a electric company. 40,000 crore. This is as per the High Court judgment. I have also worked on Hancock Bridge. I work on bridges and roads also. A 57-meter bridge cannot be constructed by Bombay. So my salute to our bureaucrats, our Bombay Municipal Corporation, Municipal Commissioner, and the topmost politicians of India. Their position is सांगता येत नाही, सहन होत नाही. I came across 5 advocates who cheated me, and he did not charge me a single paise. India Against Corruption join किया. I work for almost 12 to 14 hours minimum every day, no Sundays also. Oh, okay. तो मैं ये कुछ नहीं कर पाता. मैं भी फिर चाय बेचते बैठता था दुकान में. BST बसेस तो बंद किए, मगर लॉरियां सब चल रही. और हमारे रेलवे ने हमसे धोखा किया. अब बम्बई में 7 किलोमीटर घूमना मतलब कुछ आसान बात नहीं है. जी नॉर्थ के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर पे और उनके सहयोगी पे कंप्लेंट फाइल की है. बम्बई में पगड़ी सिस्टम चलती है. माने एक्चुअली भाड़ा और बिल्डर ये दोनों ने कॉन्स्पिरेसी करके इसलिए वो करते हैं. मैं बेईमान हूँ, इसलिए मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ कि आईपीसी के तहत कंप्लेंट सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही होती है. टू मोटिवेट द कॉमन मैन. अगर आप नहीं देते हैं तो मैं घुसने वाला हूँ. पुलिस को बुलाओ, मुझे अरेस्ट कराओ. हमको हॉस्पिटल कौन देगा? उसका परदादा देगा. आज आप हमको स्कूल नहीं देते हो, हेल्थ नहीं देते हो, ओपन स्पेस नहीं देते हो, ट्रांसपोर्टेशन नहीं देते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हो, तो फिर आप हमको जरूरत ही नहीं है. किसी की भी लाइफ को कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो एक मेजर हादसा था. मैं रास्ते पे खड्डा होने की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, तो वो म्युनिसिपल कमिश्नर को और वो इंजीनियर को जेल के अंदर क्यों नहीं डालते हैं कि लोगों की लाइफ भी इतनी इम्पोर्टेंट है. मैंने आपका एक पिटीशन देखा था जहाँ पर आपने क्रॉफर्ड मार्केट में भी कुछ इश्यूज हो रहे थे. अब मैंने उनको बताया ये DCR बड़ी चीज है कि MRTP और MMC एक्ट बड़ी चीज है. वहाँ पर इतने सारे इलीगल हॉकर्स दिखे. लाइक इलीगल हॉकर्स से ज्यादा मुझे कहना चाहिए कि इलीगल ऑक्यूपेंट ज्यादा दिखे. ये हॉकर्स लाइसेंस उन्हें क्या परमिशंस देता है? प्लीज रीड लॉ. कोर्ट नंबर 70 शिवड़ी में आर्ग्यू किया है. आधा घंटा मेरा बचाने के लिए मुझे फोन किया, बोला आप 3:30 बजे मत आओ, 4 बजे आ. तो आपको अपनी तलवार उठा के घुमानी पड़ेगी, और हमारी तलवार ये है. हमने कई बार सुना है, रीड भी किया है ऑन डेली बेसिस, कंसर्न्स एंड कंप्लेंट्स दैट आर रिलेटेड टू द कंडीशंस ऑफ द रोड, ब्रिजेस, फुटपाथ्स, इलीगल एक्टिविटीज, इंक्रीजिंग हाउसिंग रेट्स के बारे में, डिक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, एंड द वे आवर पॉलिटिकल सिस्टम वर्क. हम सभी मार्वल के सुपर हीरोज को जानते हैं, पर ऐसे भी कुछ सुपर हीरोज होते हैं जो कि काम करते हैं बैकग्राउंड में without really wishing to stay in the limelight. They do their best, they work non-stop, ensuring that the lives for people like us get better on daily basis. So in this podcast, I am having an alert citizen, respected Kamlakar Shenoy, who is working daily in and out to make our lives better and to make our country India a corruption-free country. So let us listen to what interesting things he has to talk about. मैं उनसे ढेर सारी बातों पर बात करने वाली हूँ, जैसे कि how to have an affordable housing, कैसे अपनी complaints को सही तरीके से पुलिस के पास रेज करना है ताकि वो appropriate action ले सके, how to make BMC, any government organization, and also our political system accountable for what they are doing. So without any further delay, let's go ahead. Namaste sir, कैसे हैं आप? नमस्कार, I am fine, बड़ा है मैं. And how is everybody in your family? I hope कि सब healthy, fit and fine है. Yes, superb.
we are all very fit and fine. So सर, मैंने आपके बारे में एक ब्रीफ दे दिया है ऑलरेडी अपने व्यूअर्स को, अपने ऑडियंस को, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी आपके बारे में थोड़े बहुत कुछ बात बताएं, मे बी लाइक से बिगिनिंग आपका कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड या आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही, एनीथिंग दैट विल गिव अ फ्लेवर ऑफ योर लाइफ टू माय ऑडियंस. I am Kamlakar Ratnakar Shenoy. I have completed my BCom graduation, and my family business is restaurant. For a brief time, from 77 to 86, I was working for a bank. Thereafter, I joined a construction company, and after 7 years, I got cheated over there, and that changed my life. I lost a big fortune, and I was almost a beggar. I was almost a beggar around 1993. Almost a beggar. Even I couldn't afford 5,000 rupees. That was the position. Oh my God. Thereafter, I am also a physical maniac. I want to be fit, so I invest around 2 hours every day, 2.5 hours every day on my body, and I believe in spirituality. I have 100% faith in my Guru Nityananda Swami at Ganeshpuri, and whatever I am doing today is because of his grace, and he is getting things done from me. I am not doing it. So it is the spirituality, it is the grace. I am not a spiritual person. I am a very common and normal person having all the bad habits of a common man. So I am not anything saint or something, but somehow my Guru has chosen me to do something good, and I am just acting as per his intuitions. Now, coming to the other backgrounds, I have a great passion towards criminal law, and it is my great passion. Thereafter, I have also done electricity, some job on electricity. In 2016, I could be successful in removing the transport department losses which were illegally recovered by BEST from electrical consumers. It was a loss of the transport division which was illegally collected from a electric company, and I was successful with my colleagues and team in the Supreme Court, which the Supreme Court directed BEST that henceforth you shall not collect all those charges, and so the electricity charges came down by 30 to 33% in 2016. That was my first achievement in public life. Wonderful. Thereafter in 2019, 2 years back, exactly 2 years back, the Bombay High Court gave a judgment in my favor where I could gift 40,000 crores. I do not know how to write it. 40,000 crores. This is as per the High Court judgment. But in fact, as per my calculations, when it will be actually done, it will be going up to lakhs of crores. And I was fortunate enough to give a gift to our honest politicians and honest bureaucrats, a gift of 40,000 crores which were looted without their knowledge. Imagine Maharashtra being looted for 40,000 crores and lakhs of crores, and our politicians and our bureaucrats are not knowing. So how rich we are. Now, very recently, I have also worked on Hancock Bridge. I work on bridges and roads also. The Hancock Bridge is the greatest example of how our bureaucrats and politicians are destroying this nation, because a 57-meter bridge cannot be constructed by Bombay, which is the financial capital of India, for 7 years. And even as on today, there is no clue when it is going to be completed. So my salute to our bureaucrats, our Bombay Municipal Corporation, Municipal Commissioner, and the topmost politicians of India and Bombay, who claim to be one of the best and efficient one. The efficiency can be seen that a 57-meter bridge cannot be constructed in 7 years, while at international level, a bridge is demolished and reconstructed within 30 hours, 36 hours to 50 hours. We are not able to do even after 90 months, when the international standard is to complete the bridge within 36 to 50 hours. At least they could have completed in 50 days, if not 50 hours. So it's very strange, it's very unfortunate that our Indian politicians and our Indian bureaucrats claim to be one of the most honest and most efficient, but I'm still to come across any of those. What more would you like to hear? I really want you to welcome to my audience, to my viewers, out
out over here on my YouTube podcast. मैंने आपके हमेशा ट्विटर के पोस्ट देखे हैं, आपके फेसबुक के पोस्ट देखे हैं. They are outstanding and you are not a man who will mince your words. जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे, it is very clearly evident कि आप honestly बात करते हैं, truthfully बात करते हैं. और मैंने देखा है कि कई बार आपने टैग भी किया है कमिश्नर को, पुलिस को. तो आपको सर ये एक्चुअली आपको ये ड्राइविंग फोर्स कहाँ से आता है? लाइक अभी जैसे कि अभी रिसेंटली अभी जैसे कि आपने हैंकॉक ब्रिज के बारे में बात, तो आपको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती? इज इट जस्ट द न्यूज़पेपर्स जो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, या आपके ऐसे कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेज है जो आपको इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं? देन यू एनालाइज इट एंड देन यू थिंक कि अभी इस चीज के लिए ऐसा पर्टिकुलर एक्शन लेना चाहिए. My source, I told you, my Guru Nityananda Swami is my source. Because of him, there are n number of citizens in Mumbai, from police to BMC to MADA to SRA, in all departments. There are very good employees too. It is not that each and every person is corrupt, but those honest officers in those places are not able to do honest work because the corrupt are too strong for them to deal with. Agree. And their position is सांगता येत नाही, सहन होत नाही. So they cannot bear it, they cannot tell it. So Right. for them, they feel they have that confidence that I will never expose their names so that they will be in danger. Correct. And they are also confident that once I take up the matter, I never back up. I don't go back. I do not go back or do not back out of it. And that is the confidence which the honest public servants have in me. And that is one of the driving force. Now coming to the Right. driving force, I told you I was almost ruined in 93 and I had nothing to fall back except my family business. So that even the hotel business could not make up, but somehow some spiritual power of my Guru could again get me up of it. During that time, I came across 5 advocates who cheated me, and I was left to die, almost left to die. At that point of time, I came across a person, I cannot name him as on today. He was my advocate from 1996 to 2016. 20 years he guided me, he appeared for me in the courts, and he did not charge me a single paise. So nice of him. So that was the turning point in my life. Because of him, I am surviving today, and today that person is a High Court judge, therefore I can't name him. Remarkable. My advocate is a High Court judge, and as an advocate, he has just stood behind me like a pillar. Whenever I used to go with fees to pay him at least something, he used to say, you take back your brief. He says, I want to help you because you are an honest person. And that was the greatest gift my Guru could have showered on me at any point of time. Because of him, I am surviving. Because of him, today I am fighting. And he is my motivation factor, because for 20 years not to take a single penny and be after a person who is zero, it's the gift of my Guru Nityananda Swami. अग्री. तो सर अभी जैसे कि आपने काफी स्ट्रॉन्ग केसेस उठाए हैं, जैसे कि बहुत सारे ब्रिजेस को लेकर, रोड्स को लेकर, फुटपाथ्स को लेकर, या इलीगल हॉकर्स को लेकर, क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी ने कभी थ्रेटन किया है? आज तक मुझे किसी ने भी थ्रेटन नहीं किया. आज तक नाइस. मुझे एक आदमी ने किसी आमदार, किसी खासदार या किसी कॉर्पोरेटर का फोन भी नहीं आया कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं. बिकॉज माई सिग्नल इज वेरी क्लियर. और वो भी मुझे बताते हैं कि आप सीधे आदमी हो. आप मुझे मेरे आमदार खासदार खुद सामने से बोलते हैं कि आप एकदम सीधे आदमी हो, आप गलत काम नहीं करेंगे और आप किसी इंडिविजुअल के पीछे नहीं लगते. राइट. ये जो वर्ड्स है मेरे लोकल पॉलिटिशियंस के वर्ड्स है. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि यहाँ के पॉलिटिशियंस भी मुझे अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं एंड दे लव मी. करेक्ट. My corporator, my MLA and my Khasdar MP, they love and respect me that I am an honest person. I will not target any individual for my personal gains and मैं कोई भी illegal काम नहीं करूंगा. ये विश्वास उनको मुझ पे है, तो वो भी काफी मुझे मदद हो जाती है. मेरे लोकल पुलिस स्टेशन भी मेरे पीछे बहुत मजबूती से खड़े हैं. कोई भी ऑफिसर मुझे आके बोलते हैं कि सर हम आपके साथ हैं, आप किसी भी तरह किसी भी चीज के लिए डरना नहीं है, क्योंकि हमको आप जैसे आदमी की जरूरत है. और यहाँ तक कि कभी पुलिस ऑफिसर्स को या कभी बीएमसी को या कोई एसआरए को वो मेरे से एडवाइस भी लेते हैं, मेरी पूछताछ भी करते हैं, और मुझे भी कभी जरूरत पड़े तो मुझे गाइड भी करते हैं. तो हमारा नॉलेज का जो है
हम एक दूसरे से नॉलेज बांटते, उनको उनको जो नहीं मालूम है मुझे पता है तो मैं बांट देता हूँ, मुझे नहीं पता उनको पता है तो वो बांट देते। ऐसे करके जो ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स है वो मेरे पीछे बहुत मजबूती से खड़े हैं और ये मेरी सबसे बड़ी ताकत। वंडरफुल। तो सर अभी कोई भी अगर टॉपिक हो, अभी जैसे कि आपने काफी सारी चीजों के ऊपर आप इश्यूज उठाते हैं, तो वो इश्यूज के बारे में आप रिसर्च कैसे करते हैं? आपको एग्जैक्टली उस लॉ के बारे में, सेक्शन के बारे में या रेगुलेशंस के बारे में आपको पता कैसे चलता है? लाइक क्या आपकी रीडिंग ऑनलाइन है या आपने कोई थोड़ा लाइक ऐसी कोई एजुकेशन लिया था इस चीज के लिए? मैं 1993 में लिटिगेशंस में हूँ। ओके। मैं 2011-12 तक अनजान आदमी था, ना मुझे कुछ पता था, मगर उस 20 साल में मुझे लॉ का काफी मालूमात हुई, देखना ये पता चला। और फिर मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन ज्वाइन किया, हमारे अन्ना हजारे साहब की इंडिया अगेंस्ट करप्शन। वहां मुझे काफी एक्टिविस्ट मिले, फिर हम लोग एक दूसरे को वी स्टार्टेड शेयरिंग अवर इंफॉर्मेशन, नॉलेज। फिर हमको शैलेश गांधी जैसे मिले लोग, तो ऐसे करके हमको नॉलेज काफी मिला और काफी मैं पढ़ने लगा। मैं लॉ बुक्स का मुझे पैशन हो गया एंड आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग बुक्स and reading each and every paragraphs and each and every sections. I am good at criminal law. मुझे सिविल लॉ ज्यादा नहीं मालूम होता है, मगर मुझे पता चलता है कि क्या क्रिमिनल है और क्या सिविल है, फिर मैं उसको क्रिमिनल में कन्वर्ट करके मैं प्रोसिक्यूशन करूँ। मगर ये सब चीज के लिए हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 12 to 14 hours minimum every day, no Sundays also. Oh, okay. I work the most on Sundays. सैटरडे एंड संडे मेरा मैक्सिमम वर्क होता है। मुझे अगले हफ्ते का काम करना है, क्या तैयारी करना है, प्रिपरेशंस करना है, किसको कांटेक्ट करना है, उसकी सब मुझे तैयारी करनी पड़ती। तो इट इज अ वेरी हार्ड वर्क बट इट इज गिविंग अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर मी। एंड मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं थक गया हूँ या मैं अभी ये उम्र हो गया मुझे फिट होके आराम करना चाहिए, ये महसूस नहीं होता। इसलिए क्योंकि ये काम से जो आनंद मिलता है या समाधान मिलता है वो किसी भी चीज में नहीं मिलता। So it is your passion actually to help the society, to work for a better society. And I'm lucky कि मेरे मेंबर्स मुझे अच्छे मिले, मुझे मेरे भाई अच्छे मिले, मुझे वाइफ अच्छे मिली, मेरा बच्चा अच्छा मिला, कि ये सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं ये कुछ नहीं कर पाता, मैं भी फिर चाय बेचते बैठता था दुकान पे। तो आज वो मुझे छोड़ दिए, छुट्टी दिए, बोले आप करो जो चाहिए, हम आपको संभालेंगे, इसीलिए मैं ये सब कर सकता हूँ। इसलिए मेरे गुरु के बाद में अगर मैं किसी का शुक्रगुजार हूँ तो मेरी फैमिली है। और वो जो एडवोकेट है जिन्होंने मेरे 20 साल कुछ भी पैसा नहीं लेते हुए काम किया, ये 3 मेरे असली भगवान है। These are my 3 gods because of which I am what I am today. That's God's grace. Stay blessed. Yeah. तो सर अभी बात करते हैं आपके कुछ केस स्टडीज के बारे में। अब जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने बात की थी हैंकॉक ब्रिज के बारे में, तो आप कुछ और बता सकते हैं उसके बारे में कि जब आपको से फॉर एग्जांपल जब आपको एक्चुअली उसके बारे में पता चला तब आपने कैसे उस चीज के अगेंस्ट एक्शन लिया, आपने कैसे अप्रोच किया सिस्टम को, आपने कैसे उन्हें चैलेंज किया और आज की तारीख में उसका रेजोल्यूशन क्या है या उसकी करंट सिचुएशन क्या है? 2013-14 के दरमियान हमारे एरिया में बीएसटी बसेस बंद कर दी। 1 साल हो गया, कोई बात ही नहीं करते हैं भाई बीएसटी बस क्यों चालू हो रहा है, तो कुछ पता नहीं हम लोगों को। तो मैंने बीएसटी को लेटर लिखा कि भाई आपने बसेस क्यों बंद किए। तब उन्होंने बताया कि हैंकॉक ब्रिज को कमजोर डिक्लेयर किया गया है, इसलिए वहाँ पे हेवी व्हीकल्स को हमको बंद करने बोला। अभी इसमें देखिए हमारी गवर्नमेंट, हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे पुलिस की सोच देखिए। बीएसटी बसेस तो बंद किए मगर लॉरियां सब चल रही। तो मैंने पूछा कि अगर लॉरियां चल रही है तो बीएसटी बसेस क्यों नहीं चल रही है। तब उन्होंने फिर लॉरी बंद किए और उन्होंने वो बैरियर, लोखंड के बैरियर लगा दिए कि हेवी व्हीकल्स नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हैंकॉक ब्रिज मजबूत ही था, वो कमजोर नहीं था। और हमारे रेलवे ने हमसे धोखा किया और हमको झूठा गवाही देके वो उसको कमजोर है करके बता के उसको तोड़ा। तो ये मुझे पता चलने के बाद में, तब मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करता था, तो उनके साथ मैंने बैनर्स, पोस्टर्स लेके हम ब्रिजेस पे खड़े रहे और हमने बोला कि ये ब्रिज तोड़ने के पहले हमको अल्टरनेट कुछ दीजिए। मगर हमको किसी ने नहीं दिया और ना वो पॉलिटिकल पार्टी ने भी साथ दिया। उस टाइम तो पॉलिटिकल पार्टी भी निकल गई पीछे से। तो फिर मैं अकेले ही ये लड़ाई आगे चलने दी। फिर मैंने सब इंफॉर्मेशन निकाले आरटीआई में कि भाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तब मुझे पता चला कि ये लोग ब्रिज तोड़ने के बाद यहाँ के रहवासी को बर्बाद करने वाले हैं, क्योंकि ये 53 मीटर्स का ब्रिज को क्रॉस करने के लिए
बम्बई में 7 किलोमीटर घूमना पड़ता है। अब राइट। बम्बई में 7 किलोमीटर घूमना मतलब कुछ आसान बात नहीं है। एक गाड़ी में 7 किलोमीटर आदमी निकल जाता है। यहाँ 7 किलोमीटर के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है। और वहाँ स्कूल्स है, कॉलेजेस है, मार्केट्स है, ऑफिस है, ऐसे लोग कभी कभी 2-2 बार जाना पड़ता है। पेशेंट है तो 2-2 बार जाना पड़ता है। स्कूल का स्टूडेंट्स है तो 2-2 बार माँ पेरेंट्स को जाना पड़ता है। तो कितने लोग हैरान। और बसेस नहीं तो टैक्सी में जाना है, तो टैक्सी में बोला तो रोज का 200 रुपया खर्चा है। कितना अफोर्ड हो सकता है? मगर हमारे पॉलिटिशियंस आज भी सो रहे हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्यता है कि हम अपने आप को अच्छे बनाते हैं मगर हम सबसे गंदे हैं। हमारी सोच जो है वो भारत माँ की तरफ है ही नहीं। मैं ये कहता नहीं हूँ कि मैं संत हूँ, साधु हूँ, मैं एकदम दूध का धुला हुआ हूँ, मगर कम से कम कुछ तो मेरी जवाबदारी होती है कि ये बम्बई ने जो मुझे दिया है उसका 100 रुपया मुझे उन्होंने दिया है तो मैं 5% तो कम से कम बम्बई को वापस करूं। मगर हमारे कुछ लोगों की ये सोच है 100 रुपया लेने के बाद वो 1000 रुपया लेने की कोशिश कर रहे हैं और बम्बई को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके खिलाफ मैं लड़ने अब चालू किया हूँ कि करप्ट लोगों के खिलाफ मैं काफी आजकल लड़ता हूँ। मैं काफी पब्लिक सर्वेंट्स, टॉप मोस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, एचओडी मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ एंटी करप्शन, पुलिस, बीएमसी, इनको मैंने उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कोर्ट में दर्ज किए। कम से कम मैंने अभी तक 12 से 15 टॉप मोस्ट ऑफिसर्स के खिलाफ कोर्ट में दर्ज किए। कल ही मैंने कोर्ट नंबर 5 में जी नॉर्थ के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर पे और उनके सहयोगी पे कंप्लेंट फाइल की है। तो ये जो हैंकॉक ब्रिज है, आज की पोजीशन ये है कि हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारे ब्रिटिशर्स इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने 150 साल पहले हमारे लिए 12 मीटर का रास्ता बनाया, जबकि वहाँ बैलगाड़ी चलती थी। तब गाड़ियां, ट्रेलर्स वगैरह कुछ नहीं थी। 1857, 65, 1865 में तो गाड़ियां थी नहीं और सब बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी चलती थी। तो उस टाइम पे उन्होंने जो ब्रिज बनाया वो 12 मीटर का बनाया और वो ब्रिज 150 साल बड़े बड़े ट्रेलर्स को लेके चला। आप सुनिए, वापस सुनिए कि 150 साल पहले जब गाड़ियां नहीं थी तभी बनाया वो ब्रिज आज के तारीख में ट्रेलर्स को ले रहा था और यहाँ के ट्रैफिक को संभाल रहा था। और हमारे जो पुण्यात्मा है, हमारे भारत के जो पुण्यात्मा है, जो भारत के लिए अपने जान देने की बात करते हैं, इन्होंने ये अच्छा सा ब्रिज झूठा बोल के तोड़ दिया और आज वो बनाने चाहते हैं तो वो 7.5 मीटर का ब्रिज बनाना चाहते हैं। कभी आपने सोचा है 150 साल पहले 12 मीटर का ब्रिज तो आज कम से कम 25 मीटर का तो ब्रिज होना चाहिए। करेक्ट। तो ये तो उसका आधा का ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी प्लानिंग, उसका डिसीजंस, और 14 करोड़ में जो ब्रिज होने वाला था वो आज 100 करोड़ तक गया है। तो यहाँ पैसे की भी लूट चालू है, या टाइम की भी बर्बादी चालू है और फैसिलिटी भी हवा में। तो हमको ये ऐसे पॉलिटिशियंस और ऐसे ब्यूरोक्रेट से सामना करना है तो ये मैं अकेला नहीं लड़ सकता हूँ। इसीलिए मैं सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ, मैं पब्लिक इश्यूज, मैं ट्विटर पे या फेसबुक में मेरे व्यूज इसलिए डालता हूँ कि हर पब्लिक को ये पता चले कि हम एक कॉमन मैन कैन फाइट द टॉप ब्यूरोक्रेट्स ऑफ इंडिया। हम ये जो डरते हैं, अरे यार ये बड़ा आदमी है, कोई बड़ा आदमी नहीं है, कानून सबसे बड़ी है। और आप कानून को थोड़ा सा पहचान लीजिए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए, आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को काम पे लगा सकते हैं अगर उसने गलत काम किया है तो। अग्री। तो ये मैं जानकारी हर सिटीजन को देना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत अपने 100 रुपया कमाए तो 5 रुपया अब गवर्नमेंट को दीजिए। गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट के जो गलत फ्रॉडुलेंट काम करने वाले लोग हैं उनको खिलाफ लड़ने के लिए वो पैसा वापरिए। करेक्ट। अकेला आदमी 50 आदमी से मैं अभी तक आई एम हैंडलिंग अबाउट 50 to 60 केसेस। अभी और कितना केस कर सकता हूँ, मगर मेरे साथ अगर 100 आदमी हो और वो 100 लोगों ने कम से कम 5-5 भी केस किया तो हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, हमारे एसआरए के जो सीईओ है, भाड़ा के सीईओ है, उनके ऊपर अगर 10-10, 20-20 भी हम एफआईआर कर पाए तो एक सिग्नल जाएगा गवर्नमेंट को कि एवरीथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग
और ये पब्लिक हम पे अभी पूरी तरह से हावी हो जाएगी, तो उसके पहले हम कानून को सही तरह से इस्तेमाल करें। ये सिग्नल मैं हर सिटीजन को देना चाहता हूँ कि आप लोग हाथ धर के अगर चुप बैठोगे तो आपको हमारे कुछ भ्रष्ट नेताएं ऐसे कानून बनाएंगे कि आपको घर से बाहर निकालेंगे, आपको कुछ भी नहीं देंगे। वो ये बोलेंगे ओनरशिप है, ठीक है आपका ओनरशिप है, आज देश को आपका फ्लैट चाहिए, आप रास्ते पे भीख मांगो, हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक कि हमारे कोई पॉलिटिशियंस गिर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज बम्बई में पगड़ी सिस्टम चलती है, माने भाड़े का टेनेंसी राइट। जो टेनेंसी राइट होता है वो फ्री में नहीं दिया जाता है। ये बहुत बुरी सिस्टम है। ये टेनेंसी राइट में जो भी ये टेनेंसी खरीदता है वो मार्केट रेट से पैसा देते हैं, मगर उसका ऑफिशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता। और ये ऑफिशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता है, इसका गैर फायदा लेते हुए हमारे यहाँ ऐसे कानून बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये मालिक का है, आप तो टेनेंट है, आपको क्या हक है, आपको निकालना है, आपको कुछ भी करना है, आपको बेचना है, तो आप टेनेंट जो घर मालिक है उसको पूछे बगैर नहीं कर सकते। जबकि इनको पता है कि कोई भी दुकानदार या कोई भी घर जो खरीदता है उसने पैसा दिया है तभी उसको दिया जाता है। और ये मालूम होते हुए भी एक कॉमन आदमी के खिलाफ ऐसे कानून बनाने की साजिश हो रही है और उनके खिलाफ हमको लड़ना है। आज हर कानून जो बनता है वो पेपर पे आम आदमी के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मिसाल के तौर पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट्स है म्हाडा का, प्रोजेक्ट्स में वो बिल्डिंग नया डेवलप होने के बाद कुछ पार्ट उनको भाड़ा को देना है, ये पेपर पे है। एक्चुअली म्हाडा और बिल्डर ये दोनों ने कॉन्स्पिरेसी करके वो जो फ्लैट्स है वो दिए ही नहीं है, इसीलिए मुझे हाई कोर्ट में रिट फाइल करके उनके खिलाफ लड़ना पड़ा। राइट। और सबसे मजेदार बात देखिए, हमारे ईमानदार, देश प्रेमी और क्या क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसे हॉनेस्ट हमारे पॉलिटिशियंस जिनको कोर्ट ने 40,000 करोड़ का बख्शीश दिया है, तो एक ऑनेस्ट आदमी क्या करते थे कि आपने मेरे लिए लड़ा, चलो भाई आप अभी जो इनाम देते हैं, आपने इनकम टैक्स को कुछ बताया तो आपको इनाम देते हैं, तो फेलिसिटेट करते कि भाई इतना 40,000 करोड़ बॉम्बे को मिला तो कितना बड़ा बात हो गया। हमको फेलिसिटेट तो छोड़ो, हमको बख्शिश तो छोड़ो, हमारे जो ऑनेस्ट जिसके पैर धो के गंगा में नहाना चाहिए, इन लोगों ने उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। कैन यू इमेजिन ए गवर्नमेंट, ए पॉलिटिशियंस, द ब्यूरोक्रेट्स जिनको 40,000 करोड़ की बेनिफिट होने वाली है, वो लेने के बजाय उसको चैलेंज किया जाता है और अभी वसूल नहीं किया जाता है। इस तरह से मतलब क्या इसके पीछे थिंकिंग क्या थी? क्योंकि वो ईमानदार है, मुझे इतना मालूम है कि वो ईमानदार है, इसलिए वो करते हैं। मैं बेईमान हूँ इसलिए मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ, वो ईमानदार है। ओके। बाकी और मुझे और कुछ समझ में नहीं आता है। तो सर अभी जैसे आपने ये इतने सारे जो आपने केसेस बताए, जैसे कि हैंकॉक ब्रिज का ही हो गया, तो अगर समझो अगर मेरे जैसे कोई अगर समझो आम आदमी है, अगर उन्हें बीएमसी के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन या कोई कंसर्न रेज करना है, तो सिर्फ लॉजिंग अ कंप्लेन या फाइलिंग अ कंप्लेन वोंट हेल्प, तो वो सही तरीका क्या होता है फिर एक्चुअली उस कंप्लेन को फाइल करने का, ताकि वो सही तरीके से इफेक्टिवली रिजॉल्व हो जाए? हमारे यहाँ के जो पुलिस है, हमारे यहाँ की जो बीएमसी है, हमारे यहाँ की जो पब्लिक सर्वेंट है, हमारे यहाँ की जो पॉलिटिशियंस है, वो इतने ईमानदार है कि हम जो पब्लिक है वो नालायक है। हम नालायक पब्लिक जब ईमानदार ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं तो कैसे कंप्लेंट लेंगे वो बेचारे? तो वो ईमानदार लोग ईमानदार के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लेते और बेईमान हम जैसे मतलब जो सिटीजन्स है उनको भगा देते हैं या उनके खिलाफ गलत केसेस रजिस्टर करते हैं और उनका मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है। अब इसके खिलाफ लड़ना कैसा, इसीलिए मैं सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं फेसबुक पे सब ब्लॉग पॉइंट्स शेयर करता हूँ। आईपी इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 166, 167, 217, 218 जो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ होता है। और मुश्किल ये होता है कि हमारे पुलिस जो कि आईपीएस भी हो या नीचे के सब इंस्पेक्टर भी हो, उनको ये सेक्शन समझ में ही नहीं आता बेचारों, क्योंकि मेरे ख्याल से उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। मेरे ख्याल से उनको आईपीसी की ट्रेनिंग बहुत कमजोर है या उनकी ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती या सिर्फ इन सेक्शंस को नहीं बताया जाता है। वो कहते हैं कि भाई इनके खिलाफ कंप्लेंट करना है तो आपको उनके ऑफिस में कंप्लेंट करना है। ये भूल जाते हैं कि आईपीसी के तहत कंप्लेंट सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही होती है। पर हमारे बेचारे ऑनेस्ट
एजुकेटेड, सुपर एजुकेटेड IAS IPS और जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स है, बेचारे को नहीं समझ में आता है। उनको 166 सेक्शन 167 217 218 समझता ही नहीं। इसका तो मतलब उनको भूल भुलैया बनाया हुआ है। भूल भुलैया नहीं, आई डोंट से दैट, आई फील कि दे आर ऑनेस्ट पीपल। हम लोग नालायक है जो ये हमको काम धंधा नहीं, हम उनके खिलाफ लड़ते हैं। वो कितना, देखो आज देश को कितना आगे बढ़ाया, 7 साल से ब्रिज बना रहे हैं, 10 साल रास्ते पे खड्डे पे, एक अपना हमारा एक खड्डा बनने के लिए 14,500 रुपया खर्चा आता है, फिर भी खड्डा वही रहता है। तो ऐसे ऑनेस्ट लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं तो गलत है ना। तो हमको कैसे फ्रस्ट्रेट करना है, हमको कैसे भगाना है, ये तरीका वो जान लिए। तो मेरी ये अपील है हर सिटीजन से कि हमारी एक इंस्टीट्यूशन है ग्रुप पिटिशन, ट्विटर है @ग्रुप पिटिशन और मुंबा देवी प्रजा फोरम। हम उसके माध्यम से लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं और उनको बताते हैं कि कैसा लड़ा जाता है। हम किसी के लिए लड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लड़ेंगे तो 50-100 केसेस लड़ेंगे, हम थक जाएंगे। मगर हम वही शक्ति अगर 50-100 आदमी को तैयार करने को लगाएंगे तो हम 5,000 केसेस लड़ेंगे। इसीलिए हम पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं और पब्लिक को ये बता रहे हैं कि हमारे जो ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स है उनके खिलाफ कैसे उनका आदर सत्कार किया जाए अंडर सेक्शन 166, 167, 217, 218। इसकी हम ट्रेनिंग देंगे। हम ये आदर सत्कार जो ये बहुत ही अच्छे जो पब्लिक सर्वेंट है उनके करेंगे, उससे जो हम जैसे नालायक पब्लिक सर्वेंट है वहाँ जो बेचारे कुछ कर नहीं पाते उसको हम प्रोत्साहन देंगे कि नहीं भाई आपके साथ हम भी है, आप ऐसा हताश मत होइए। और आज की जरूरत है कि जो पब्लिक सर्वेंट सही में ऑनेस्ट है उनको हम सपोर्ट करें, ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है। और ये मैं हर सिटीजन्स को बताना चाहता हूँ कि हर पब्लिक सर्वेंट को चोर मत समझो, वो डकैत नहीं होता है। 5 से 10% या 20% लोग असली डकैत है, 80% अच्छे लोग हैं, मगर वो 20% डकैत है, वो इतने स्ट्रांग है कि 80% को दबा देते। अब हमारा फर्ज है कि हम उस 80% के साथ रहे कि वो 20% को नेस्तनाबूद कर दें। हम जब तक ये 20% लोग जो ये देश को बर्बाद कर रहे हैं उसको हम नहीं खत्म करेंगे तो भगवान भी आएगा तो ये देश को कोई सुधार नहीं सकता, क्योंकि ये देश को बर्बाद हमारे ही लोग अंदर से कर रहे हैं। हमको बाहर की शक्ति आके बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वो छोटे बाहर की चाइना पाकिस्तान हम पे हल्ला करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान एक हो जाता है, हम सब साथ में आते हैं, हमारी सोच एक हो जाती है। मगर ये जो हमारे पब्लिक सर्वेंट भ्रष्ट है ये हमको आपस में बंटवा देते हैं, ये हमको हर चीज पे बंटवा देते हैं और हमको बर्बाद करने के लिए ये इनकी साजिश होती है। ये साजिश को नाकाम करने के लिए जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, जो ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस हैं, जो अच्छे पब्लिक सर्वेंट है, उसके साथ में हमको रहना है और ये जो नालायक को ये दिखा देना है कि हम आज तुम्हारे खिलाफ खड़े रहेंगे तो आप हमारे सामने खड़े नहीं रह सकते। इसीलिए आपको मैं आज जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू परस्यूएट, टू मोटिवेट द कॉमन मैन कि लड़ो, हम आपके साथ हैं, वी विल गाइड यू, वी विल असिस्ट यू। बट कोई तलवार देंगे, आइटम बम देंगे, न्यूक्लियर बम देंगे आपको लड़ने के लिए, करप्ट आदमी के खिलाफ लड़ने के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए नहीं। करप्ट पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ लड़ने के लिए हम आपको सब सामग्री देंगे, लड़ना आपको है। आप ये मत सोचिए कि आप बिस्तर पे बैठोगे और हम आपके लिए लड़ेंगे, क्योंकि हर आदमी को ये लगता है कि मैं सेफ रहूं। भाई कमलाकर भाई आप तो लड़ रहे हैं ना, आपको तो कोई कुछ करता नहीं, आप लड़ो और मैं टीवी देखूं, बीवी के साथ घूमने जाऊं और बाकी मजा मार लूं। ऐसा नहीं, हर आदमी को अपने देश के लिए कुछ ना कुछ देना ही है तो ही ये देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके बारे में कोई दो बात नहीं। वेरी राइटली पुट फोर्थ सर। और यहाँ पे अपने व्यूअर्स एंड ऑडियंस को भी मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि जैसे कि सर ने कहा कि हर कोई करप्ट नहीं है, सो द फाइट हियर इज एक्चुअली अगेंस्ट करप्शन, एक्चुअली अगेंस्ट पीपल हु आर क्रिएटिंग हर्डल्स और चैलेंजेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ सोसाइटी। तो जैसे कि सर ने कहा कि उनका अपना खुद का ट्विटर हैंडल है, उनका फेसबुक पेज है, जिनके लिंक्स मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। डू गो अहेड, डू चेक आउट द लिंक्स, वहां पर आपको उनके सारे पोस्ट मिलेंगे विच आर रियली इंस्पायरिंग, वेरी एनरिचिंग और काफी इंफॉर्मेटिव पोस्ट है। डू चेक आउट दैट पोस्ट एंड ट्राई टू स्प्रेड दैट पोस्ट। एंड अगर आपको उनका पार्ट बनना है विद the people that he has as his followers, do go ahead and reach out to him. Thank you. Yes, you're absolutely right. एक के साथ एक हो तो 100 की ताकत आती है। अगर I appeal to the citizens, सिर्फ बम्बई में मुझे 100 लोग मेरे साथ काम करो, I want only 100 जो डेडिकेटेडली 5 केसेस करेगा,
म्युनिसिपल कमिश्नर, सीपी, रास्ता खराब है, केस करो। एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है, केस करो। आज बंबई में पुलिस स्टेशन में जाओ तो एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है, आपको भगा दिया जाता है। एंटी करप्शन में जाओ तो आपको घुमा देते रहते हैं, ईओडब्ल्यू में जाओ तो घुमाते रहते हैं। हमारी पुलिस यंत्रणा या सिस्टम हमको घुमाते रहती है, एफआईआर नहीं करती है। और वही अगर पॉलिटिकल प्रेशर आ गया तो तब कोविड भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। एफआईआर रजिस्टर होता है, जेल में डाल देते हैं, तोड़ देते हैं, सब कुछ हो जाता है। मगर आम आदमी जब जाता है तो उसको कोविड लगता है, तब उसको म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं मिलता है, कोई भी नहीं मिलता है। आज भी एक आम आदमी म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में जाओ तो बोलते हैं क्यों जाने का है, अभी तो कोविड है। तो कोविड है तो ऑफिस चालू है क्या है? तो मुझे 1-2 बार रोका गया, तो मैं बोला मैंने खत लिखा, मुझे जवाब नहीं देते, मेरे खत पे काम नहीं करते हैं, मुझे मिलते नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? अगर आप नहीं देते हैं तो मैं घुसने वाला हूं, पुलिस को बुलाओ, मुझे अरेस्ट कराओ। आप काम नहीं करोगे, आप जवाब नहीं दोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, यहाँ हमारी प्रॉपर्टी की लूट पे लूट होती जा रही है और आप एसी में बैठ के मजा मारोगे क्या? ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा हर सिटीजन ने करना चाहिए। हम पब्लिक ऑफिस में हमको आने नहीं देता है, क्यों? तो आप हमारे पास आओ। अगर हमको आपके पास आने नहीं देता है, आप हमारे पास आओ। जब आप किसी पुलिस के पास कंप्लेंट करते हैं तो क्या करते हैं? तब वी हैव फॉरवर्डेड टू समवन। आप सीएम को खत लिखो, वी हैव फॉरवर्डेड टू एक्स। सीएस को लिखो, वी हैव फॉरवर्डेड टू एक्स। आप क्या पोस्टमैन है? हमारे जो आईएएस ऑफिसर से या मिनिस्टर से या आईपीएस ऑफिसर से, ये क्या पोस्टमैन है कि कुरियर मैन है? कौन है इन लोग? जब ये बोलते हैं कि आप हमको अप्रोच हो जाओ, जब हमारा लेटर आता है तो आपके पास ये सिस्टम होना चाहिए कि यू शुड कॉल फॉर द रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट आने के बाद में हमको बुला के उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे हर जो बड़े बड़े नेता हैं, हमारे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं। आप उनको कंप्लेंट भेजिए, वो कंप्लेंट लास्ट में किसके पास आती है? जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट किया है। तो वो जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट किया है वो कचरे के डब्बे में अपना कंप्लेंट डाल देता है और आप तो घूमते रहते हो, अरे अभी तो कुछ आया नहीं, अभी तो कुछ आया नहीं। और कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया है उसकी कंप्लेंट उसके पास नहीं जानी चाहिए। और हमारे आईएएस, आईपीएस और मिनिस्टर्स क्या करते हैं कि उसी के पास भेजते हैं। इससे बड़ी या धोखाधड़ी सिटीजन से हो सकती है क्या? कि हमारे ही आईएएस, हमारे आईपीएस और हमारे ही पॉलिटिशियंस हम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। अरे कम से कम आप हमारा अच्छा मत करो तो बुरा तो कम से कम मत करो। हमारी कंप्लेंट्स को दिखा तो करो। आप उसमें भी हमको बेवकूफ बना रहे थे। कुछ पोर्टल बना दिया, आप इधर भेजो, कुछ पोर्टल बना दिया, इधर भेजो। आपने एक्शन क्या लिया? आप ट्रैफिक को भेजो कि यहाँ गाड़ियां खड़ी है, वी हैव फॉरवर्डेड इट टू द कंसर्न पुलिस स्टेशन। व्हाई? यू शुड फॉरवर्ड एंड गेट द एक्शन डन एंड इन्फॉर्म कि हमने ये एक्शन ये टाइम पे ये लिया और ये इसका प्रूफ है। आप क्या हमारे पब्लिक सर्वेंट ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने ये तय किया है कि हम पब्लिक को खाली बेवकूफ ही बनाएंगे? अब ये रुकना है। अभी हम उनको बताएंगे कि हम बेवकूफ नहीं है, हम उनको सवाल जवाब करेंगे। इलेक्शन को आते हैं तो हमको क्या बताते हैं? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम। कभी हमको ये बताया कि हमारे एरिया में 50 माले की बिल्डिंग बनी है तो उसका स्कूल कौन देगा? उनका बाप देगा। हमको हॉस्पिटल कौन देगा? उसका परदादा देगा। हमको रास्ते पे खड्डा गिरा है, आपने इतना 14,500 रुपए एक खड्डे पे खर्चा किया और फिर भी खड्डा है। हम कभी उसको सवाल करते हैं कि आपने क्या किया इसके बारे में? आपने कभी पूछा कि मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं होती है? आज आप हमको स्कूल नहीं देते हो, हेल्थ नहीं देते हो, ओपन स्पेस नहीं देते हो, ट्रांसपोर्टेशन नहीं देते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हो, तो फिर आप हमको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सर अभी जैसे कि अभी रिसेंटली मुंबई में केस हुआ था बीकेसी में, जहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज पूरा कोलैप्स हो गया था। फॉर्चुनेटली किसी की भी लाइफ को कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो एक मेजर हादसा था। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मतलब आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? MMRDA और ये जो इतने एजेंसीज है, गवर्नमेंट ने इतनी एजेंसीज बनाई है कि किसी को भी पता नहीं चलता है कि कौन सी एजेंसी क्या काम करती है। अच्छा। एक दूसरी बात कि अब ये ब्रिज गिरा तो जो कंपनी, जो MMRDA हो या BMC हो, मोस्टली वो MMRDA बना रही है, अगर BMC हो तो उसके कमिश्नर को आप जेल में क्यों नहीं डालें? अगर एक नॉर्मल आदमी की दुकान को अंगार लगती है तो वो एक्सीडेंट होने के बावजूद आप उसको जेल में डालते हो। और यहाँ करप्शन दिखता है, बनता हुआ ब्रिज गिरता है तो म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर, MMRDA के कमिश्नर को और जो बड़ी कंपनी जो बना रही है उसके डायरेक्टर्स को जेल में क्यों नहीं डाला जाता है? करेक्ट। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों होते हैं?
कि भाई एक किसी का छोटा आदमी ने कुछ गलती किया तो उसको जेल के अंदर, बड़ा आदमी ने गलती किया तो उसके अंदर जो छोटा आदमी रहेगा उसको जेल के अंदर। रास्ते पे खड्डे से एक्सीडेंट होता है तो बेचारा टैक्सी ड्राइवर को अंदर डाल देते हैं, लॉरी ड्राइवर को अंदर डाल देते हैं। मगर रास्ते पे खड्डा होने की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ तो वो म्युनिसिपल कमिश्नर को और वो इंजीनियर को जेल के अंदर क्यों नहीं डालते हैं? वो अब ये चीज के लिए लड़ना है। और मैं ये कहता हूं कि ऐसा कोई मौत हुई और किसी को पुलिस और म्युनिसिपल कमिश्नर पे केस करना है तो हम उनको मदद करेंगे, कानूनी तौर से मदद करेंगे कि कैसे ऐसे लोगों को जेल में डालने की कोशिश की जाए। हमको कोई म्युनिसिपल कमिश्नर खिलाफ ये नहीं है। वी हैव नो प्रेजुडिस विद एनी ऑफ द म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर्स। वी सैल्यूट देम, वी रिस्पेक्ट देम। मगर ये लोगों को ये पता होना चाहिए कि लोगों की लाइफ भी इतनी इंपॉर्टेंट है। आपको जो पगार मिलता है, आप जो बड़े बड़े बंगले में रहते हो, आपके आगे पीछे 10 नौकर भागते हैं, वो हमारे पैसे से है। और आपका फर्ज बनता है कि वो जो आप पैसा टैक्स का, हमारा टैक्स पेयर्स का पगार ले रहे हो ना, तो उसके वजह से आपको काम करना है। आप आंख बंद करके जो चोरी चल रही है चलने दो करके नहीं होना चाहिए। जैसे एक आम आदमी को आप जेल में डालने के कानून बनाते हो तो जो पब्लिक सर्वेंट चोरी लबाड़ी लूट करता है उसके खिलाफ क्यों नहीं करते हो? बिल्कुल। तो क्या वो ऊपर से आया है? कानून के सामने सब एक ही है। अगर कानून हम चोरी किया तो अंदर है, तो आपने चोरी किया तो आप भी अंदर जाना चाहिए। उसको सैंक्शन लगता है, ये लगता है, कितने आप जो बचाओगे चोरों को? हमारे यहाँ जो कानून बने हुए हैं वो चोरों को बचाने का कानून हो रहा है। चोर मतलब कौन से? बड़े चोर या पब्लिक सर्वेंट चोर, हम जैसे को पहला उठा के अंदर। तो ये इस कानून के खिलाफ हमको आवाज उठाना पड़ेगा। वेरी वेल सेड सर। अभी सिमिलरली जैसे कि अभी आपने केस बताया, मैंने आपका एक पिटीशन देखा था जहां पर आपने क्रॉफर्ड मार्केट में भी कुछ इश्यूज हो रहे थे, उसके ऊपर भी कुछ कंसर्न रेज किया था। हालांकि उसमें बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज मैंने देखे, आप उसके बारे में कुछ ब्रीफ बता सकते हैं? क्रॉफर्ड मार्केट जो है रीडेवलपमेंट के लिए अब म्युनिसिपैलिटी ने निकाला। अब रीडेवलपमेंट में अगर कोई प्राइवेट आदमी रीडेवलपमेंट करता है तो ही हैज टू अरेंज हिमसेल्फ फॉर रिहैबिलिटेशन, टेम्पररी रिहैबिलिटेशन और शिफ्टिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंट्स। उसको करना है। वो अगर नहीं कर सकता है तो उसको मार्केट रेट से उनको रेंट देना है। हमारी म्युनिसिपैलिटी ने हमसे धोखाधड़ी की है। हमारे म्युनिसिपैलिटी ने क्या किया है, रास्ते पे उनको ट्रांजिट बनाया। अच्छा। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि रास्ता, फुटपाथ किसी भी चीज के लिए नहीं वापरा जा सकता है। और हाल ही में 3 साल पहले ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक, इन्होंने ये आदेश दिया है कि हैंकॉक ब्रिज और कर्नाक ब्रिज टूटने के वजह से वहां के सभी रास्ते का इलीगल ऑक्यूपेशंस, एनक्रोचमेंट, स्टॉल्स को निकालना चाहिए। ऐसे 3 बार लेटर लिखा है और कहा है कि इसके वजह से विद्रोह हो सकता है। देयर कैन बी पब्लिक न्यूसेंस एज वेल एज पब्लिक एजिटेशन, ऐसा लिखे दिया है। और वही ट्रैफिक पुलिस आज वहां बेकायदेशीर ट्रांजिट मार्केट बनाने दे रहे, पूरा रास्ता बंद करके वहां स्टॉल्स लगाने दे रहे। कौन से तरीके से? ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक को ये कोई भी अधिकार नहीं है कि वो किसी भी स्ट्रक्चर को रास्ते पे बांधने का एनओसी दे। उसकी एनओसी इसलिए लगती है जबकि रास्ते को रिपेयर करना है, ब्रिज को रिपेयर करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, या यूटिलिटीज, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज को रिपेयर करना है, तब उनको वो रास्ता बंद करके उसको डाइवर्शन देके कैसा ट्रैफिक को चलाने हैं उसके लिए एनओसी लगा। यहाँ उन्होंने एनओसी बिल्डिंग बांधने के लिए दिया। उनका मतलब ही क्या है? पहली बात तो ये है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अधिकारी दी। मुझे एक अधिकारी ने बताया कि भाई कमिश्नर ने परमिशन दिया है। मैं बोला म्युनिसिपल कमिश्नर कोई भगवान है कि जो कानून से ऊपर हो सकता है? क्या उसको कानून नहीं लगता है? तो हमको क्या बोलता है, बताते हो कि डीसीआर में ये प्रोविजन है कि म्युनिसिपल कमिश्नर को ये अधिकार है। अब मैंने उनको बताया ये डीसीआर बड़ी चीज है कि एमआरटीपी और एमएमसी एक्ट बड़ी चीज है। आपने जो डीसीआर बनाया है वो गलत बनाया है और यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने बोला है कि डीसीआर इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इन्होंने जो डीसीआर के कुछ रूल्स जो ऐसे बनाए हुए हैं कि जो मेन एमएमसी एक्ट और एमआरटीपी एक्ट है उसको ओवररूल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर म्युनिसिपल कमिश्नर ने कुछ आदेश दिया तो डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर के गलत आदेश देंगे। मतलब उसने ए बोला तो बोले ए मत करो, बी करो। वो कर सकते हैं क्या? डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर को क्यों रखा है कि म्युनिसिपल कमिश्नर्स के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रखा। बराबर है। वैसा डीसीआर इसलिए बनाया गया है टू इम्प्लीमेंट एमआरटीपी एक्ट एंड एमएमसी एक्ट इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। मगर हमारे जो ऑनेस्ट
और ब्यूरोक्रेट्स और ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस ने इन्होंने ये डीसीआर को कायदे का उल्लंघन करने के लिए वापरा है, जिसके वजह से आज बम्बई की बर्बादी चालू है और हो रही है। वेरी करेक्टली पॉइंटेड। और ये डीसीआर के वजह से म्युनिसिपैलिटी के बहुत से प्लॉट्स, कम से कम लाखों करोड़ के प्लॉट्स इन्होंने बिल्डर को ऐसे कचरे के भाव में दिया है। सरप्लस एरिया जो बचता है वो कचरे के भाव में दिया है, जिसके खिलाफ मेरी रिट तैयार हो चुकी है। मेरे एडवोकेट के पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं रुका हूँ, तो उसकी रिट भी मेरी तैयार हो चुकी है। इस तरह से भाड़ा में चोरी हो रही है, इस तरह से बीएमसी में चोरी हो रही है, इस तरह रास्ते पे चोरी हो रही है। और हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे आईएएस आईपीएस क्या कर रहे हैं, बोलते हैं कंप्लेंट नहीं करने का आपको अधिकार नहीं है। आप नीचे का आदमी चोरी करता है तो म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जाओ। म्युनिसिपल कमिश्नर तो आंख बंद करके बैठा है, वो जवाब भी नहीं देता है, मिलता भी नहीं है, पुलिस लेती नहीं है, तो किसके पास जा। इस तरह की जो व्यवस्था है, मेरे ख्याल से ब्रिटिशर के टाइम पे भी इतनी गंदी व्यवस्था नहीं थी, जो आज हमारे ही भारतीय हम पे जुल्म कर रहे हैं। और इस जुल्म के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं हर सिटीजन से ये कर रहा हूँ कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, हम पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं, हम उनमें से जो भ्रष्ट है उनके खिलाफ लड़के हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। आज गवर्नमेंट फेलियर क्यों है? गवर्नमेंट में बहुत ताकत है, मगर गवर्नमेंट में गलती से कुछ बहुत ही ईमानदार लोग बैठे हैं, और वो बहुत ही ईमानदार को सुधारने के लिए हमको उनको 166, 167, 217, 218 दिखा के उनको कोर्ट में जरा गुनाह ने लेके जाना पड़ेगा। और ये जब तक आप नहीं करोगे, आप घर पे रोते रहो और आपका घर भी निकल जाएगा, आपका गाड़ी भी निकल जाएगा, आप रास्ते पे भीख मांगते हो। वेरी राइटली सेड सर। एंड इनफैक्ट आई एम ग्लैड कि आपने एक पॉइंट उठाया विद रिगार्ड्स टू इलीगैलिटीज। अभी इलीगैलिटीज की जब बात आती है, तब अभी रिसेंटली लाइक मेरा मायका मुंबई में है, तो मैं बस वहाँ पे पुणे टू मुंबई ट्रैवल कर रही थी। एंड ऑन द वे मतलब मुझे ऐसे रूट में, एक पर्टिकुलर रूट में इन मुंबई प्रॉपर सिटी में, वहां पर इतने सारे इलीगल हॉकर्स दिखे। लाइक इलीगल हॉकर से ज्यादा मुझे कहना चाहिए कि इलीगल ऑक्यूपेंट ज्यादा दिखे। मतलब लिटरली रोड के ऊपर, यहाँ जो रोड बने हैं गाड़ी को चलने के लिए, वहां तक गाड़ी तक नहीं चल पा रही थी। एंड द वे दे वर लाइक एक्टिंग, मतलब एक तरीके से गुंडागर्दी लग रही थी या एक तरीके से थ्रेट लग रहा था। तो सर आपको क्या लगता है कि या इस चीज का एक्चुअली हल क्या हो सकता है? अब ये जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स है, ये इनका एक्चुअली खुद का घर है नहीं। अगर उनके घर वगैरह देखे तो ये बहुत ही लाइक डिलैपिडेटेड स्टेट में रहते हैं एक्चुअली। तो इनके लिए सॉल्यूशन क्या है? ये हॉकर्स जो लाइसेंस की जब हम बात करते हैं, ये हॉकर्स लाइसेंस उन्हें क्या परमिशंस देता है? हॉकर्स जो है वो रास्ते पे और फुटपाथ पे नहीं हो सकते, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमैनिटी ने ग्राउंड्स पे हॉकर्स को परमिशन दी है। अब हॉकर्स की परमिशन क्या दी है कि वो अपना थैला लेके वहाँ बैठ सकते हैं। करेक्ट। एंड वो जो बेचते हैं वो डेली नेसेसिटीज की होनी चाहिए, भाजीपाला हो, ग्रेन्स हो, कंगी हो, ऐसा चीज। और रात को 10 बजे वहाँ उनका कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, पूरा शेड बांधा जाता है, उसके ऊपर से छपरा बांधा जाता है, टेबल बांधा जाता है, ये अलाउड नहीं है। मगर हमारे गरीब बीएमसी है, हमारे गरीब पुलिस है, बेचारों को समझता ही नहीं कानून क्या चीज है। आप पुलिस के पास जाओ तो बोलता है ये म्युनिसिपैलिटी का काम है, म्युनिसिपैलिटी के पास जाओ तो बोलता है पुलिस का काम है। अब मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। क्योंकि क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज यू नो व्हाट दे आर गेटिंग। अभी मुझे नहीं समझता है वो क्या लेते हैं क्या नहीं, मगर ऐसे बोलते हैं कुछ होता है उसमें अंदर, इसलिए ये ऐसा होता है। पर सर देखिए ये एक्चुअली बहुत डरावनी चीज है। जैसे कि बीच में मैंने एक पढ़ा था कि असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर भी अटैक किया गया था जब उन्होंने ट्राई किया था इलीगल ऑक्यूपेंट्स को हटाने के लिए। ये जब आप प्रॉब्लम जब छोटी रहती है उसको कुचल सकते हो। करेक्ट। आप प्रॉब्लम को बड़ा करके आप क्या कर रहे हो कि आप उनको ये बता रहे हो कि हक है। अब ये सिग्नल जा चुका है कि गलत करने वाला ही सही है। जैसे अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया कि ये जिंदगी में पहली बार मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ फुकट में जो आदमी चोरी करता है, जो आदमी घुसखोरी करता है, उसको आप फ्री में घर दे रहे हो। ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो चुकी है कि चोरी करने वाले को बख्शिश दो। जिसने गवर्नमेंट का चोरी किया उसको 400 फुट का घर, जो गरीब है वो चाल में रहता है, उसको घर टूट गया तो घर से बाहर। बोला हमारे पॉलिटिशियंस की अक्ल भगवान ने कहाँ रखी है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स की अक्ल कहाँ रखी है? आपके पास
ऑफिशियल घर है तो आप उसको 200 फुट के लिए 300 फुट देंगे, और ये 50 फुट का जो उनका झोपड़ा है उसके लिए आप 300 350 फुट का उनको घर देंगे। ये कौन सा तरीका है? हम जो टैक्स भर रहे हैं और आप एनक्रोचमेंट वाले को दे रहे हैं, और वो बाद में बेच के वापस रास्ते पे आ रहा है। तो आप भ्रष्ट पॉलिसीज को आप कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज ऐसी बनाई हुई है कि आओ चोरी करो, हम आपको देंगे। नहीं तो बम्बई की तरफ क्यों आते थे? यहाँ मालूम है कि रास्ते पे 10 साल रह जाओ आपको घर मिलेगा 1 करोड़ का, तो कौन नहीं आएगा यहाँ? कोई अगर हमारा चाल वाला 1 फुट माला बनाएगा घर पे तो आके तोड़ने की बात नहीं करते हैं। हमारे म्युनिसिपलिटी कानून दिखाते हैं, जो कानूनी तौर पे काम करते हैं उनको दुनिया भर के कानून दिखाते हैं, जो गलत काम करते हैं उधर आंखें बंद करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3/5/2019 बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है कि म्युनिसिपलिटी ने रास्ते पे और फुटपाथ पे जो भी एनक्रोचमेंट क्लियर किया है उसके बाद उसकी जिम्मेदारी साफ रखने की पुलिस की है। ये आप बताइए अपने दर्शकों को भी। और उस आदेश के वजह से पुलिस कमिश्नर ने 19/6/2019 में एक सर्कुलर पास किया है कि लोकल पुलिस स्टेशन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग एंड कीपिंग द रोड्स एंड फुटपाथ फ्री ऑफ एनक्रोचमेंट। मगर बहुत दर्द की बात है कि हमारे लोकल पुलिस स्टेशन आंख बंद करते हैं और म्युनिसिपैलिटी जब उनसे प्रोटेक्शन मांगती है तो बहुत मुश्किल से उनको प्रोटेक्शन मिलता है, या दुनिया भर के कुछ गलत कानून लेके उनको घुमाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हर आदमी को कानून जानना बहुत जरूरी है। हम बेवकूफ क्यों बनते हैं? हम इसलिए बेवकूफ बनते हैं क्योंकि हमको कानून नहीं मालूम। आप जब आपको पुणे का रास्ता मालूम है, जब आप बंबई से निकलते हो आंख बंद करके पुणे आप 100 की स्पीड पे जाती हो, पर पुणे के अंदर जाने के बाद जब गली में आपको रास्ता नहीं पता तो हर जगह पूछ के जाती हो। इसी तरह आपको जब कानून मालूम होता है तो आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट के साथ 100 की स्पीड पे बातें कर सकते हैं और आपको वो भगा देते हैं या आपको वो कानून की तरह से काम नहीं करने देते। तो इसीलिए आपको कानून जानना बहुत जरूरी है। प्लीज रीड लॉ। और कुछ नहीं तो आप अपने बिल्डिंग के नीचे जो 4 रास्ते हैं उतना तक भी काम करेंगे तो भी बंबई अच्छी हो सकती है। और जहां तक ब्रिजेस का, मैं एक ब्रिजेस के बारे में आपको बोलने में भूल गया कि हमारे अभी बंबई में जो 12 ब्रिजेस तोड़ने वाले हैं उनका कोई भी टेस्ट रिपोर्ट डेंजर करके है ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। हैंकॉक ब्रिज जो है उन्होंने मुझे लिख के दिया है कि उनके रिकॉर्ड पे कुछ भी नहीं है जो साबित करता है कि हैंकॉक ब्रिज जो है वो डेंजर है। इसके लिए मैंने रेलवे के खिलाफ परसों 21/9/2021 3 दिन पहले कोर्ट नंबर 70 शिवड़ी में आर्ग्यू किया है और उनके ऊपर मुकदमा चलाया है। अभी कोर्ट के ऑर्डर के लिए मैं अपेक्षा कर रहा हूँ। ऐसे ही जब भी गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिसर्स गलत काम करते हैं तो हम जैसे सिटीजन्स का फर्ज होता है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। आपको मैं एक बताना चाहता हूँ कि 2017 में बहुत ईमानदार पुलिस कमिश्नर थे, बहुत रेयर, इट वाज वन ऑफ द रेयरेस्ट स्पीसीज ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स व्हिच आई हैव एवर कम अक्रॉस। उन्होंने एक आदेश किया कि इसके आगे जो एसआरए की कंप्लेंट है, माडा की कंप्लेंट है, वो उनके पास भेजा जाए, पुलिस उसके पास नहीं देखेंगे। तो मैंने उनको मेल भेज दिया कि सर आप जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग टू सीआरपीसी एंड आई विल चैलेंज इट। दैट ऑनेस्ट पर्सन इमीडिएटली कॉल्ड मी एंड सेड यू प्लीज कम फॉर अ मीटिंग। आई सेंड अ मेल। मैं शनिवार को मेल भेजा। वो ईमानदार ऑफिसर, वन ऑफ द रेयरेस्ट स्पीसीज, उन्होंने मुझे सैटरडे नाइट को मैसेज भेजा, फिर संडे दोपहर को 3 बजे मुझे फोन किया कि 4 बजे का मीटिंग मत आओ, 3:30 का मीटिंग है मगर मैं बिजी हूँ, अब 4 बजे। मतलब आज कोई भी पुलिस कमिश्नर आधा घंटा क्या 2-2 घंटा बाहर बिठाते, मगर ये आदमी आधा घंटा मेरा बचाने के लिए मुझे फोन किया, बोला आप 3:30 बजे मत आओ, 4 बजे आज। तो ऐसे भी ऑफिसर्स हमारे बॉम्बे पुलिस में है और हमको ऐसे ऑफिसर्स को हेल्प करना ये हमारा फर्ज है। मैं जाने के बाद ही इज द ऑफिसर हु केम आउट ऑफ हिज कैबिन टू रिसीव मी, और मैं छोड़ा तो मुझे कैबिन के बाहर आके मुझे छोड़ा और मुझे एसएमएस भेजा कि आपने जो मुझे बताया वो मैं उसको, दैट इज माय सर्टिफिकेट, मैंने उसको अभी तक संभाल के रखा है मेरे मोबाइल में, कि यू गेव मी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 तारीख को सर्कुलर पास हो गया 1/7/2017। मैं 8 तारीख को उनको लेटर लिखा, 10 तारीख को मेरी मीटिंग हुई और 15 तारीख को कानून बदली हो गया। वंडरफुल, ये तो मतलब फास्टेस्ट डिसीजन हो गया। यस, और आदर के साथ हुआ। He respected me। Correct। नहीं तो क्या, अरे यार ये क्या मेरे को बताने वाला है, वो क्या मुझे सिखाना। अभी हाल ही में मैं एक डीसीपी से मिला, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, उसको तो कानून का कुछ पता ही नहीं है।
बड़ी बड़ी बातें करते, 2-4 क्वेश्चन पूछने के बाद उसको जवाब नहीं था, वो बेचारे को कंप्यूटर ढूंढना पड़ा। उसको बेचारे को ये पता नहीं कि इंक्वायरी करने का पुलिस को अधिकारी नहीं, वो इतना बेचारा गरीब था। ओके। आईपीएस ऑफिसर है, डीसीपी रैंक, उसको इंक्वायरी पुलिस को करने का अधिकार नहीं है, ये बेचारे को पता नहीं था। और वो मेरे पास घमंड से बात करते थे। और एक दूसरा पुलिस कमिश्नर, जब उनकी गलती मैंने बताई तो आदर सत्कार के साथ मेरे से बात। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, एंड वी शैल रिस्पेक्ट सच टाइप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स who respect the citizens. Absolutely, sir. अभी ब्रिज के बारे में आपको और बताना चाहता हूँ कि जब ये ब्रिज तोड़ते हैं तो इनके पास कोई तैयारी नहीं होती है। ब्रिज तोड़ने के पहले इनके पास ड्राइंग है क्या, कॉन्ट्रैक्टर है क्या, मटेरियल प्रोक्योरमेंट है क्या, रोड वाइंडिंग किया है क्या, वहाँ के जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिहैब करने का प्रोविजन है क्या, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है उसको निकाला गया है क्या, फाइनेंस का प्रपोजल हो गया है क्या, जितने परमिशंस लेने हैं वो सब परमिशंस आए। अभी आपने देखा कोस्टल रोड फास्ट चल रहा है, क्यों चल रहा है? उन्होंने पहले से सब कुछ बना के रखा है। हमारे यहाँ टॉयलेट जाना है, बात जोर से लगी है तो टॉयलेट ढूंढते हैं, चट्टी पे कर देते हैं। ये हमारी मुश्किल है, हमको विजन ही नहीं है। 7 साल तोड़ने के बाद ब्रिज इनको रिहैब करने का तभी अभी पता चला कि रोड वाइडनिंग करना है। 7 साल सो गए थे बेचारे लोग। तो इस तरह से हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर सोए हुए हैं। हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर को रिव्यू मीटिंग लेना जरूरी है, ये रिव्यू मीटिंग लेते नहीं है। तो फिर ये इतना डिले क्यों है, ये आपको पूछना आपका फर्ज है। और फिर बंबई की ऐसी बर्बादी होती है। इसके लिए हम जैसे सिटीजन्स को जागरूक होना है, जागरूक होके हर सवाल पूछना है, हर गलत काम पे उनको टोकना है, तो ये बंबई सुधर सकती है। नहीं तो हम सोते रहेंगे और कल हम 1 किलोमीटर के लिए भी हमको 2 घंटा लग सकता है। तो भी रोना मत। वेरी वेल सेड। आपको अगर आपको अच्छी बंबई चाहिए तो आपको अपनी तलवार उठा के घुमानी पड़ेगी, और हमारी तलवार ये है। करेक्ट, ये हमारी तलवार है। इसको इस तरह से घुमाओ कि बंबई के सही में तलवार लेके आने वाले की भी छुट्टी होनी चाहिए। करेक्ट। और इसमें इतनी ताकत है कि कोई तलवार वाला अपने सामने खड़ा भी नहीं रह सकता है। तो ये मतलब लॉ कानून जानो, उसको इस्तेमाल करो। नहीं पता है तो जोड़ो किसी इंस्टीट्यूशन के साथ, हमारे साथ जुड़ो, एंड वी विल सी विद इन नेक्स्ट 2 years बॉम्बे विल बी द बेस्ट। एंड वी चैलेंज द करप्ट पीपल कि 2 साल में हम बंबई को अच्छे बनाएंगे। तो उसे 200 लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। हम 200, शिवाजी महाराज ने 100 लोग लेके पूरा कोंडाना सिंहगढ़ जीता। हाँ, तो हम क्या बंबई को नहीं जीत सकते क्या? हम शिवाजी महाराज के गुणगान गाते हैं। चलो हम उसके तरह से हम लड़ेंगे भी। वी विल फॉलो शिवाजी महाराज। वी विल नॉट स्पीक अबाउट फॉर शिवाजी महाराज, बट वी विल फॉलो शिवाजी महाराज बाय आवर डीड्स। और शिवाजी महाराज तो ऐसे थे कि लाइक, मतलब मुझे बात स्क्रीन पर कहनी नहीं चाहिए, पर मैंने कई लोगों को देखा है कि लाइक जस्ट झंडे लेकर बस बाहर निकलते हैं, फ्री में होते हैं, काम तो कुछ करते हैं नहीं, घर में पैसे तो नहीं लाते, पर शिवाजी का नाम गुणगान करते। तो मेरा ये कहना है कि शिवाजी को सच में अगर समझना है तो उनकी बायोग्राफी समझिए, समझिए कि उनके प्रिंसिपल्स क्या थे, उनके उसूल क्या थे, एंड दैट्स द क्रक्स व्हिच विल हेल्प ऑल ऑफ अस बिल्ड अ प्राउड नेशन। हमारा मकसद ये है, शिवाजी महाराज, अंबेडकर साहब, ये सब है, उनका नाम लेके उनका, दे आर ग्रेटेस्ट पर्सन्स, आई रिस्पेक्ट, आई बाउ बिफोर देम, मगर उनके प्रिंसिपल्स पे चला करो। आप जो चल रहे हो, उन्होंने बताए हुए प्रिंसिपल से चल रहे होते तो बम्बई की हालत नहीं होती थी। करेक्ट। बम्बई को और कुछ हो जाती थी। करेक्ट। तो ब्रिजेस के बारे में आपको ये बताना था कि दे शुड प्लान बिफोर। मैंने अभी जॉइंट म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखा है, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कि ये मैंने उनको चेकलिस्ट दी है कि वो चेकलिस्ट होने के बाद ही उनको एनओसी दिया जाए, तब तक उनको एनओसी नहीं देना चाहिए। अभी हॉकर्स जो है उनको लाइसेंस दिया जाता है 1 मीटर का, यानी 3 फीट। वो 3 फीट के अंदर बैठना चाहिए, वहां टेबल नहीं होना चाहिए, बाकड़ा नहीं होना चाहिए, हैंड कार्ट नहीं होना चाहिए, ऊपर छपरा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि रास्ते पे बैठने वाले को वो ही आदमी धंधा कर सकता है कि कल उसको खाने की मौत है। उस आदमी के लिए नहीं है कि जो बंगले में रहता है, घोड़ा गाड़ी है, मोटर बाइक है, चाल में भी रहता है, तो भी वो रास्ते पे धंधा नहीं कर सकता है। करेक्ट। इसीलिए
उनको क्या बोला है, आपको छप्पर में धूप में भी बैठना है, बारिश में छतरी लेके बैठो, ठीक है, करेक्ट, मगर आपको ऊपर छप्पर नहीं मिलेगा। आज Correct. हमारे पास क्या हो रहा है, आप पूरा मोहम्मद अली रोड पे जाइए, पूरा दो टाकी पे जाइए, एसटीपी रोड पे जाइए, फर्नीचर वाले ने तो पूरा रास्ता का रास्ता लेके बैठा है। एब्सोल्युटली, रात को 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक वहां कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये तो उनकी बाप की जागीर हो चुकी है। स्टॉल्स बांधे जाते हैं, हमारे तो अभी सब पॉलिटिशियन तो स्टॉल्स बांट रहे हैं फुकट में, जैसे कि वो फुटपाथ उनके बाप का है। हा? ऐसा नहीं होता है। हमारा पेडिस्ट्रियन का फुटपाथ है जो हमको चलने के लिए, रास्ता मोटर गाड़ी के लिए, राइट, तो इस खिलाफ हमको आवाज उठाना है। अभी हमने बी वार्ड में हमने आवाज उठाया हुआ है। बी वार्ड हमको बहुत सपोर्ट कर रही है, हमारी डोंगरी पुलिस स्टेशन हमको काफी सपोर्ट कर रही है, और हम एक बी वार्ड मिसाल बनेगी बम्बई के लिए कि एनक्रोचमेंट रास्ते पे और फुटपाथ पे कैसा उठाया जाए। दूसरा आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एनक्रोचमेंट होता है, हम किसी भी हॉकर्स के खिलाफ नहीं है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर वार्ड में एक प्लॉट होता है फॉर हॉकर्स। फुटपाथ की जगह वो 2 लाख डिपॉजिट लेते हैं, महीने का 20,000 भाड़ा लेते हैं, और हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे ब्यूरोक्रेट सो रहे हैं, मस्त सो रहे हैं। बम्बई बहुत अच्छी है, जय शिवाजी महाराज बोलते हैं, सो रहे हैं। अरे काय चल रहा है, बम्बई के रास्ते हमारे हैं और उस पर कब्जा दूसरे का है। यहाँ तक कि हमारे डुंगरी एरिया में ऐसा है कि इनकी दादागिरी की बिल्डिंग वाले को वहां मोटरसाइकिल लगाने को भी नहीं देते हैं, उनकी मोटरसाइकिल डाल के किधर भी ठोक देते हैं। कोई तो बोलते हैं, तलवार दिखाते हैं कि यहाँ नहीं। तीसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि रास्ते पे जो मटन, मच्छी, कोमड़ी ये जो काटते हैं, इट इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 429 ऑफ इंडियन पेनल कोड। राइट, राइट, हमारे पुलिस आंख बंद करते हैं। अभी अगर किसी को पुलिस ने बताया कि हमारा रास्ता नहीं है, तो आपको पुलिस को 3 चीज पूछना है कि एज पर लॉ ये सेक्शन 431, सेक्शन 429 के तहत गुन्हा है, एंड दैट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस का संबंध आता है कि नहीं? अगर नहीं आता है तो आप हमको लिख के दे दो। और जो भी पब्लिक सर्वेंट आपसे बात करेगा, उनके पास मुंह से बात नहीं करने का, उनके पास ये तलवार से बात करने का, सब लिख के देने का और बोलने का हमको लिख के दो। वो बोलने के टाइम पे वो कुछ भी बोलेंगे कि भगवान जमीन के अंदर है, राक्षस ऊपर है, कुछ भी बोलेंगे उन लोग। उनके जबान पे 1 पैसे का विश्वास रखना नहीं, जो भी बोलना है हमको लिख के दे दो। ये ध्यान में रखिए कि कोई भी, यहाँ तक कि आपको बता दूं, मेरी जैसे आदमी को एक पुलिस स्टेशन में मुझे बताया गया, मैं संडे को गया था, तो मुझे बताया गया कि संडे आज पुलिस स्टेशन बंद है। तो मैंने बोला ठीक है साहब, मुझे लिख के दे दो कि पुलिस स्टेशन बंद है, मैं मंडे को आता हूँ। तो फिर उसकी हालत खराब हो गई। फिर तो अंदर फनी है, आई मीन संडे को ये एक्चुअली बहुत फनी है, लाइक हाउ कैन मगर कितने पब्लिक को मालूम है कि पुलिस स्टेशन 24 घंटा खुला रहता है? कितने पब्लिक को मालूम है? नहीं मालूम है। और उनकी दादागिरी होती है, अरे संडे है, समझता नहीं क्या, कल आ जाओ, बेचारे जाते हैं। तो ये जानकारी देना चाहता हूँ कि पुलिस स्टेशन 24 घंटा खुला रहता है। वो आप अगर कंप्लेंट देने जाते हो, वो तो मैं नहीं लूंगा ये नहीं बोल सकते हैं। अगर वो कंप्लेंट आपकी नहीं लेते तो उनको बोले आप हमको लिख के दे दो, और हर चीज लिख के मांगो पुलिस से या बीएमसी से। आप मुझ से कभी भी बात करने मत जाओ, लिख के दे दो, जवाब भी लिख के ले लो, तो आप जीतेंगे। नहीं तो आपको ये घुमाते रहेंगे, जिंदगी भर घुमाते रहेंगे। और जहां तक हॉकर्स का सवाल है, अगर ये अभी म्युनिसिपैलिटी ने ये तय करना चाहिए कि डिमोलिशन जो है वो दिन में नहीं होगा, वो रात को होगी, क्योंकि रात को जमीन पे रखने के लिए कोई अधिकार होता ही नहीं है। तो वो वहीं के वहीं सब तोड़ के उसको सत्यानाश कर देने का, और उसके बाद में एक रेडीमेड बोर्ड बनाने का कि ये रास्ता अब ये डोंगरी पुलिस स्टेशन या फलाफला पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में है। यहाँ कुछ भी एनक्रोचमेंट होगा तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, या पुलिस को ये कंप्लेंट कीजिए, ऐसा बोर्ड लगेगा तो बम्बई 2 साल में साफ। और हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे हर वार्ड में बम्बई के हर नागरिक अगर ये कानून से चलने लगेंगे तो बम्बई जरूर एक दिन अच्छी हो जाए। एब्सोल्युटली। अच्छा, बहुत मजा आया आपसे बात करके। तो यहाँ मैं अपने व्यूअर्स और ऑडियंस को यही कहना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा पार्ट था वो स्पेशली फोकस था बीएमसी के ऊपर, रोड कंडीशन जो है, फुटपाथ के इश्यूज जो है, इलीगल ऑक्यूपेंट्स का है, उससे लेकर अब हमारा आने वाला जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहाँ पे हम स्ट्रेस करेंगे आरटीआई के ऊपर, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, एंड हाउ टू फाइल कंप्लेंट्स एंड कंसर्न्स विद पुलिस इफेक्टिवली, ताकि वो हमारे जो इश्यूज है, कंसर्न्स को एड्रेस करे और उससे करेक्ट रेजोल्यूशन दे। और मैं यहाँ पर स्ट्रेस और एक चीज को कहना चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम वाला हमारा ये जो एपिसोड होगा
डेफिनेटली कीप अ पेन और अ पेंसिल विथ यू, क्योंकि कमलाकर सर बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर देने वाले हैं। सो जस्ट कीप इट हैंडी विथ यू, ताकि इन सारी चीजों को आप नेक्स्ट अलग से पॉडकास्ट के पास जाके खुद चेक भी कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन दिस वीडियो इटसेल्फ, एंड अकॉर्डिंगली हम आगे और फर्दर डिस्कस करेंगे। राइट सर? परफेक्ट। Okay, so take care. Thanks a lot for watching this podcast. Stay tuned for the next one coming soon. Yeah, thank you, sir. थैंक यू।